नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी सीबीएसई क्लास। तो अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th भाग 3 भाग 1 और भाग 2 पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आसानी से देख सकते हैं। तो भाग 3 में क्या पढ़ेंगे, तो भाग 1 और भाग 2 में हमने क्या देखा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, वो देख लेते हैं हम। भाग 1 में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बारे में हमने चर्चा की थी भाग 1 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आसानी से देख सकते हैं। भाग 2 हमने क्या पढ़ा था, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण का संतुलन किसे कहते हैं, समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाग 2 में हमने ये पढ़ा था। अब भाग 3 में देख लेते हैं हम किन किन बारों में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, हर बार पेपर में आता है आपका, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये है आपका, ये रहा, ठीक है, 9वां हम कर चुके हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं उसके पेज थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो इस प्रकार से देखेंगे, ये इस प्रकार से आया है आपका, ठीक है। और चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक लिखेंगे, उसके बाद तीर का निशान बनाएंगे। जैसे अभिकारक होता है ना, अभिकारक लिख के फिर तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। H2O लिख के ऐसे तीर का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से हम तीर का निशान लगा सकते हैं, अभिकारक लिख के तीर का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, अभिकारक और उत्पादों की संख्या, अभिकारक और उत्पादों दोनों कह रहा है, अभिकारक और उत्पाद जो तीर के दोनों बाईं तरफ होता है और दाईं तरफ दोनों के लिए बात कर रहा है। संख्या 1 से अधिक होने पर उनके बीच जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। जोड़, फेविक्विक को चीज जोड़ते हैं ना, तो इसी प्रकार से जोड़ का निशान लगाने के लिए यहाँ फेविक्विक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगाया जाता है। अभिकारक यहाँ पे 1 है, इस वजह से प्लस का निशान नहीं आया, ठीक है। जैसे कि फॉर आपने पहले पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, MgO2। अब 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो गए तो उसके बीच में आपका प्लस का निशान लगाएंगे। और अभिकारक जो बन के जो तैयार होता था MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 2 से अधिक, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगा था, लेकिन यहाँ पे 2 या 2 से अधिक नहीं, एक ही है, इसी वजह से यहाँ पे प्लस का निशान नहीं आया है। अगर ज्यादा होता तो यहाँ पे भी लगाते। फिर मैं एक एग्जांपल और भी दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 9.3 अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र नहीं बदल सकते। वैसे भी बदल तो हम कुछ भी नहीं सकते, जो पेपर में आएगा वही लिखना होगा, नहीं तो हम तो पेपर तक बदल लेते हैं, ठीक। तो जैसे मैग्नीशियम अगर आपने अभिकारक में लिखा है तो उधर जाके Mg ही लिखना होगा, उधर जाके आप G कैपिटल M स्मॉल कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका यहाँ पे होगा वही उसी प्रकार से आपको इधर भी उसी चीज लिखना होगा। जो अभी अपने अभिकारक में लिखा है वही आपका उत्पाद में होगा, ठीक है। 9.3 9.4 पे आते हैं। 9.4 अगर आगे पढ़ते हैं तो इस किस प्रकार से आपका आएगा, इसे हटा देते हैं। 9.4 पे देखते हैं, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था बताने के लिए ठोस के लिए S, सुपरमैन नहीं, सुपरमैन भी S से होता है लेकिन यहाँ पे सॉलिड होगा। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G लिख देते हैं। और जलीय अवस्था के लिए जो जली में होता है वो आपका AQ लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है या सॉलिड में है, ठीक है। H2O जो जल है वो लिक्विड में है, आपका द्रव में है, ठीक है। या तीर का निशान हमने लगा दिया। और देखो यहाँ पे जो उत्पाद है वो भी एक ही उत्पाद, इस वजह से प्लस का निशान नहीं आया। यहाँ पे भी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय अवस्था में, ठीक है। और आपका मैंने यहाँ पे एक और दे रखा है, ठीक है। ये इसके बाद पढ़ने के बाद मैं और बता दूंगा, चलो साथ ही बता देता हूँ मैं। CO2, ठीक है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होती है सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति कारण, तो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। जो ग्लूकोज है आपका जलीय अवस्था में है, आपका जो ऑक्सीजन है वो गैस में है। तो यहाँ पे जो L है द्रव में है, आपका G है वो गैस के तौर पे है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनके जो अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं होती है, वो भी समीकरण लिखते समय वो भी दर्शाया जाता है आपका। अभिक्रिया, अब 9.5 पे चलते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने
पर या दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान दाएं और बाएं इस प्रकार लगाया जाता है। किस प्रकार लगाया जाता है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको लिख के बताऊं, अगर इस प्रकार से a प्लस बी, ठीक है, आपने तीर का निशान माना, c प्लस डी बना, ठीक है, अभिक्रिया a प्लस बी की अभिक्रिया करने पर c प्लस डी बन के तैयार हो जाता है। और इसी प्रकार से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इस प्रकार से c प्लस डी की अभिक्रिया कराएंगे तो a प्लस डी बन जाएगा। अपने डीटीसी के निशान मैंने कई बार देखा होगा बसों में, और आप लोगों ने भी देखा होगा डीटीसी में, ये बस यहाँ से वहाँ जाइए और यही बस वहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है। तो आप इसे लिंक कर सकते हैं थोड़ा सा। तो a प्लस बी और की अभिक्रिया करने पर c प्लस डी बनता है, तो c प्लस डी की अभिक्रिया करने पर a प्लस बी बनेगा। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर या दोनों दिशाओं में तीर का निशान इस प्रकार लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और आगे है आपका, आगे है 9.6, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ताप, दाब तथा उत्प्रेरकों को तीर के ऊपर लिखते हैं। जैसे तीर के ऊपर, यहाँ देखो जिसको कराने के लिए हमने ऊष्मा यहाँ पे तीर के ऊपर लिखी है, ठीक है। यहाँ पे कराने पर सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे दाब, दाब भी होता है। और आपका कई बार मैग्नीशियम, ये यहाँ पे भी Mg+O2 ऊष्मा भी लिखते हैं, ऊष्मा कई बार ऊष्मा का केल्विन में लिखते हैं, कितने केल्विन के ताप पर गर्म किया गया था, ठीक है। वो सब चीजें हम कब कहाँ लिखते हैं? तीर के ऊपर लिखते हैं। जो राम जी ने तीर छोड़ा था वो वाली तीर दूसरी है, ये वाली तीर दूसरी तीर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 9.7 पे आ रहे हैं, ऊष्मा छेपी के लिए प्लस ऊष्मा और ऊष्मा शोषी के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अब ये आपका चीजें क्या है कि ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आगे आएंगी तो उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, ये आपका समाप्त हो जाता है। अभी हमने ये पढ़ लिया यहाँ से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये पढ़ लिया हमने। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। जो हम ये रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं इसकी कुछ तो कुछ विशेषताएं होती है, या बस ऐसी मौज मौज में लिखे जा रहे हैं, सर जी ने बोल दिया, किताब में बोल दिया, लिखे जा रहे हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, एक बार विशेषताएं देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है इस प्रकार से। तो पहला है अभिकारक और उत्पाद के बीच, ठीक है। तो पहला है अभिकारक और उत्पाद के बारे में सभी जानकारी मिलती है, ठीक है। समीकरण देख के, अभिक्रिया देख के हम बहुत हद तक अंदाजा सही लगा लेते हैं। पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भौतिक अवस्था आपने देखा ना, जैसे ये गैस में है, लिक्विड में है, ठीक है, जलीय अवस्था में, आपका गैसीय अवस्था में बताया गया था, इसी प्रकार से। और अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक दाब, ताप, उत्प्रेरक का पता चलता है कि ये कितने दाब पर किया गया है, कितने ताप पे किया गया है, या उत्प्रेरक इसमें क्या है, सूर्य की उपस्थिति में या कितनी ऊष्मा लगी है। इस प्रकार जो तीर के ऊपर लिखते हैं इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। किससे? रासायनिक समीकरण से, विशेषताएं से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और आगे क्या है, ये बस यही है, 3 विशेषताएं इसकी खास है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं? ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया और हर बार पेपर में आता है आपके, ठीक है। तो एक बार इसे देख लेते हैं। इस प्रकार से है आपका, ठीक। ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पहले, सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कह लेते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया, आप कोई भी चीज अगर जला रहे हैं ना, उसमें से ऊर्जा निकलेगी, उसमें से आग निकलेगी। आग मतलब एक तरह से आप एनर्जी मान सकते हैं, ऊर्जा ही मान सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम इतनी सभी अभिक्रिया जिसमें से आग निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उससे ऊष्मा छेपी, छिटक रही है। ऊष्मा मतलब इसे लिंक करने के लिए ऊष्मा छिटक रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी चीज दहन करते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, सभी दहन अभिक्रिया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। CH4O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जलाने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है। और कोई भी चीज अभिक्रिया जलाते तो उसमें जल भी निकलता है, याद रखना, H2O प्लस ऊष्मा। ये चीजें, बहुत सारी चीजें आप लिखते लिखते बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। और प्लस में ऊष्मा निकल रही है यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका ये वाला है, पेपर में कई बार आता है, श्वसन की अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है या ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। जो सांस ले रहे हैं हम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है आपका, वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। श्वसन की अभिक्रिया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा निकलती है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम नाक से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी निकलेगा और ऊर्जा बनके तैयार होती है। तो जो सांस है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो दोनों फिर बताओ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। छेपी छिड़कना, थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप किसी और प्रकार से लिंक कर ले और अच्छी बात है। ऊष्माशोषी, ऊष्मा सोखना, जिसमें ऊष्मा लगती है, ऊष्मा सोख रही, उसके अंदर लग रही ऊष्मा, छिड़क नहीं रही है, निकल नहीं रही, ऊष्मा लग रही है उसके अंदर। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्मा उसमें और लगती है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल जाता है। और यहाँ पे ठीक है नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ऊष्मा अगर जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाएंगे आपका, ठीक है। दोनों यहाँ पे ठोस गैस में ये भी देखेंगे ऊष्मा देने पर आपका NO, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, बन जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार दोबारा से बताता हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा लगती है उसे बनाने में, ठीक है। यहाँ पे आपका यह अध्याय समाप्त हो जाता है। इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से लिखा जाता है, आपको लिखने के लिए अभिकारक या 2 से अधिक प्लस का निशान बनाया जाता है। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और जलीय अवस्था के लिए AQ और गैस के लिए G का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या है, इसे देखकर काफी हद तक आप बता सकते हैं ये कैसी अभिक्रिया है। इसके उत्प्रेरक और ताप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? छेपी अभिक्रिया जिसमें उसमें ऐसी अभिक्रिया होने पर जिसमें से ऊष्मा निकलती है। कोई भी दहन अभिक्रिया जो भी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लगती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आपका अध्याय समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में और उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा नया था, हाँ थोड़ा सा नया था, और ठीक है, आज भाग 2 और भाग 1 और ये भाग 3 भी खत्म हो चुका है। तो जल्दी मिलते हैं भाग 4 में। माई CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।